नमस्कार। एडीयाल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़ी माँ का त्याग। आज मंजू का मन बहुत बेचैन हो रहा था। किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। अपनी बीमार बूढ़ी माँ की चिंता उसे रह रह कर सता रही थी, परंतु माँ का हाल चाल जानने के लिए सुबह से ना जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया। बेल बज बज कर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले मंजू की माँ और भाई भाभी अमेरिका में जाकर बस गए थे। वैसे तो 6 महीने पहले तक 60 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय मंजू के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी, परंतु ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि एक दिन अचानक उसके पिताजी खाना खाते खाते उल्टियाँ करने लगे। अस्पताल में भर्ती करवाने के 2 दिन बाद ही स्वर्ग सिधार गए। पति के इस तरह चले जाने का गम मंजू की माँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उन्हें एक गहरा सदमा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। वह अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाती थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इस बात को अभी 3 महीने ही बीते थे कि मंजू के भाई ने अमेरिका में सेटल होने की सोच ली, लेकिन मंजू नहीं चाहती थी कि उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं जाए। मंजू के लाख मना करने पर भी उसके भाई भाभी नहीं माने। वह कहने लगे कि अमेरिका में डॉक्टरी सुविधा ज़्यादा अच्छी है, वहाँ वह लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, जिससे माँ की याददाश्त जल्दी आ जाए। अभी मंजू यह सब सोच ही रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसके भाई सुधीर का फ़ोन था। मंजू ने जल्दी से फ़ोन उठाया और चिंतित स्वर में बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फ़ोन लगा रही थी, लेकिन आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है? हाँ मंजू, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल माँ की तबीयत को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान था। उनके इलाज के चक्कर में बहुत बिजी था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, माँ की तबीयत अब कैसी है? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर तो मुझे चिंता होती रहती है। आप वीडियो कॉल पर उनसे मेरी बात करवा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर ही मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे मंजू, चेहरा क्यों देखना, मैं तुम्हारी माँ से बात ही करवा देता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से करवा रहे हैं। पता है मंजू, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है और वह हम सबको भी पहचानने लगी हैं। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात करवाता हूँ। लो माँ, मंजू का फ़ोन है। हेलो मंजू, कैसी हो तुम बेटी? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर मंजू बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। फिर बोली, हम सब तो ठीक हैं माँ, आप कैसी हैं? बहुत समय हो गया था, आपसे बात नहीं हो पाई थी। आप बिल्कुल ठीक हैं ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तू मेरी चिंता मत क्या कर। डॉक्टर ने मुझे सैर करने की सलाह दी है। अभी मेरा सैर पर जाने का समय हो रहा है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। कहते हुए मंजू ने भी फ़ोन रख दिया। इसी समय मंजू का पति दिनेश ऑफिस से घर लौट कर आया और मंजू को देखकर बोला, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। लगता है कि आज माँ से बात हो गई है। अरे आप आ गए। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था, लेकिन भैया ने अमेरिका में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आ रही है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा,
जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फ़िक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर मंजू रसोई घर में जाकर अपने पति दिनेश के लिए चाय बनाने लगी। मंजू चाय लेकर आई तो दिनेश ने कहा, अच्छा मंजू, अगले हफ्ते में हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें। फिर मंजू बोली, अरे नहीं नहीं दिनेश, इस बार मैं सालगिरह के लिए कुछ और ही सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और वृंदावन मंदिर में जाकर माथा टेकें और ज़रूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटें, जैसे कपड़े, भोजन, कंबल और जो कुछ उन्हें चाहिए। मंजू का आइडिया दिनेश को भी अच्छा लगा। वह बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर मंजू बोली, मैंने मन्नत मानी थी कि माँ ठीक हो जाएंगी तो हम कान्हा जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। ठीक है, दिनेश ने कहा। तो मंजू बहुत खुश हो गई और वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। दूसरे दिन सालगिरह वाले दिन मंजू और दिनेश अपने बच्चों के साथ सुबह के 9 बजे ही मंदिर पहुंच गए। मंजू ने देखा कि मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर एक लंबी सी लाइन में ना जाने कितने ही गरीब लोग बैठे हुए थे, जिनमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और बेबस आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मंजू को उन पर तरस आ रहा था। मंजू उन गरीब लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। मंजू सबको बारी बारी से खाना बांटना शुरू किया तो दिनेश अपने बच्चों के साथ सबको कंबल बांटने लगा। मंजू खाना बांटते हुए लाइन की आखिरी बुजुर्ग महिला के पास पहुंची तो उस महिला ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बेटी, मुझे खाने के बदले 2 कंबल दे दो। मुझे खाना नहीं चाहिए, रात को बहुत ठंड लगती है। मंजू को आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मंजू पीछे मुड़कर देखी तो वह वृद्ध औरत ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। तभी अचानक से उसकी नज़र उस असहाय औरत के चेहरे पर पड़ी और बूढ़ी औरत को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और मंजू उस बुजुर्ग महिला को देखकर तेज से चिल्लाई। तभी दिनेश उसके पास आया और बोला, क्या हुआ मंजू, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन मंजू तो सामने बैठी औरत की ओर देखते हुए बस जोर जोर से रोती जा रही थी। फिर दिनेश उस वृद्ध औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ, आप यहाँ? और वह भी इस हाल में। लेकिन वह वृद्ध औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी। यह सब देखकर मंदिर के बाहर प्रसाद बेचने वाला एक व्यक्ति आया और बोला, क्या हुआ दीदी, क्या आप इस बूढ़ी अम्मा को जानते हैं? तभी मंजू रोते हुए बोली, हाँ, यह मेरी माँ है, जानकी देवी। तभी उस व्यक्ति ने कहा, दीदी, करीब 3 महीने पहले की ही बात है। एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आई। तब से यह यहीं पर रह रही हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें कुछ भी याद नहीं हैं। यह कहाँ रहती हैं, यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी मालूम नहीं है। और दीदी, अगर ये तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो मंजू बोली, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर दिनेश ने कहा, लेकिन माँ जी को तुम्हारे भैया अपने साथ अमेरिका लेकर गए थे और कुछ ही दिन पहले अब ही माँ से तुम्हारी बात भी हुई है। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, यह कैसे संभव है? फिर मंजू ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फ़ोन पर इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात भी की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं रही हैं। आखिर बात क्या है? चलो मंजू, वह सब बाद में देखेंगे। पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं।
ऐसा कहते हुए दिनेश जानकी जी को अपने घर ले आए। घर पहुंचकर मंजू ने अपनी माँ को नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन मंजू और दिनेश अभी तक उलझन में ही थे और इसी उलझन को सुलझाने के लिए मंजू ने अपने भाई को फिर से फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? तभी सुधीर बोला, ठीक हूँ, अभी अभी नाश्ता करके ऑफिस के लिए ही निकल रहा था। तेरी भाभी ने आज चटपटे गोभी के पराठे बनाए थे, खाकर तो मज़ा ही आ गया। अच्छा भैया, एक बार माँ से बात करवाना। वह क्या है ना, मुझे अपने घर में कुछ पूजा करवाना है, तो उसी के बारे में माँ से बात करना है। सारा मामला जानने के उद्देश्य से मंजू ने कहा। तो सुधीर बोला, ठीक है मंजू, अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, मंजू का फ़ोन है। दूसरी ओर से आवाज़ आई, मंजू बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सर में थोड़ा दर्द है, मैं दवा खाकर सोने जा रही हूँ, तुझसे बाद में बात करती हूँ। आवाज़ सुनकर मंजू को चक्कर आने लगा। आखिर यह हो क्या रहा है? मंजू हैरान रह गई कि आखिर फ़ोन पर मुझसे कौन बात कर रहा है। अब तो वह और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गई। मंजू ने सारी बात दिनेश को बताई तो दिनेश बोला, मंजू क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह तुम्हारी माँ ही हैं? तो मंजू बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी हूँ मैं उनकी, क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी? लेकिन दिनेश, अब तक भैया मुझे इस किसकी आवाज़ सुनाते आए थे। ज़रूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वह लोग तो अमेरिका में हैं और माँ को कुछ याद भी नहीं है। तो दिनेश बोला, मंजू अभी यह सब बातें छोड़ो, सबसे पहले हम माँ जी को अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। माँ का ठीक से होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मंजू अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते मंजू फूट फूट कर रोने लगी। फिर मंजू की माँ ने कहा, बेटी तुम रो क्यों रही हो? तुम भगवान में विश्वास रखती हो, ज़रूरतमंद लोगों का भला करती हो, भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, तुम्हारी हर परेशानियां दूर हो जाएगी। ऐसा कहते हुए मंजू की माँ ने मंजू के सर को सहलाते हुए आशीर्वाद दिया। अपनी माँ का प्यार और आशीर्वाद पाकर मंजू को सुकून मिला, लेकिन उसके भाई भाभी ने माँ के साथ ऐसा क्यों किया, यह सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर उलझती जा रही थी। अगले दिन मंजू अपने पति दिनेश के साथ अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गई। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनकी याददाश्त आना बहुत मुश्किल है, परंतु यदि उचित समय पर उचित इलाज होता रहे और इनके साथ हुई घटना को दोहराया जाए तो शायद इनकी याददाश्त वापस आ जाए। यह सुनकर मंजू थोड़ा उदास हो जाती है। वह लोग जानकी जी को अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचकर मंजू ने सबको खाना खिलाकर माँ को दवाई दी। जब जानकी जी सो गई तो मंजू ने दिनेश से कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना कमज़ोर नहीं महसूस किया। इतने दिनों से भैया मुझसे झूठ बोलते आए थे, मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही हैं। मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को वीडियो कॉल पर माँ को दिखाने के लिए कहा तो भैया हर बार मुझे किसी न किसी बहाने से मना कर देते थे और माँ भी मुझसे पहले जैसा बात नहीं करती थी और मुझे लगा कि तबीयत ठीक ना होने के कारण माँ मुझसे ऐसे बात कर रही हैं। कहते कहते मंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दिनेश बोला, मंजू तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के गुनहगारों को सज़ा दिलवा कर रहूँगा। अब मैं उन्हीं के तरीके से उन्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन भैया इतनी आसानी से सारा सच नहीं बताएंगे। मंजू ने कहा, और अगर उन्हें यह पता लग गया कि माँ मेरे पास है तो यह
यहाँ वापस भी नहीं आएंगे, इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करना होगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया यहाँ दौड़े चले आएं। फिर दिनेश बोला, मंजू, जहाँ तक मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, बस एक ही चीज़ है जो उसे अमेरिका से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वह है दौलत। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो साफ हो चुका है कि उसे केवल धन दौलत से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया था जिसमें लिखा था कि माँ के नाम की 50 लाख रुपए की LIC मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा लेने के लिए माँ को यहाँ आना ज़रूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही उनका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन मंजू, ध्यान रखना कि सुधीर को किसी बात का शक ना हो। दिनेश की बात सुनकर मंजू बोली, प्लान तो अच्छा है, ठीक है, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करती हूँ। कहीं भैया को किसी बात का शक ना हो जाए। इस सोच विचार में डूबी मंजू कमरे में जाकर अपने माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन मंजू अपने भाई सुधीर को फ़ोन लगाती है। सुधीर के फ़ोन उठाते ही मंजू बोली, भैया ज़रा माँ से बात करवाना, तो बहुत ज़रूरी काम है। यह सुनकर सुधीर बोला, मंजू, माँ अभी नाश्ता करके सुबह की दवाई खाकर सो रही हैं, तुम मुझे बता दो, मैं माँ से कह दूँगा। तो मंजू ने अपने भाई से वही बोला जो दिनेश ने उससे कहा था। इतना सुनते ही मंजू के भाई सुधीर को हर तरफ पैसा ही पैसा दिखने लगा और फिर बोला, मंजू, तुम्हें तो पता है माँ की हालत अभी बेहतर नहीं हुई है। इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊँ तो चलेगा? तो मंजू ने कहा, लेकिन भैया जब LIC माँ के नाम पर है तो साइन ही उनके ही चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से भी बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका नाम ही लिखा है। ऐसा कहकर मंजू ने फ़ोन रख दिया और अगले दिन सुधीर को फ़ोन किया तो बोली, भैया मैंने वकील से बात की थी, अगर माँ नहीं आ सकती तो आपके साइन से भी काम चल जाएगा। फिर सुधीर बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतज़ाम जल्दी ही करता हूँ और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करूँगा। लेकिन भैया आप अकेले क्यों? साथ में भाभी को भी ले आना। बहुत दिन हो गया है, भाभी से भी नहीं मिली हूँ। ठीक है, तू कहती है तो साथ में घुमाने के लिए ले आता हूँ, सुधीर ने कहा। तो भैया की बात सुनकर मंजू बोली, भैया माँ की देखभाल वहाँ कौन करेगा? तब सुधीर बोला, मंजू, माँ की देखभाल के लिए फुल टाइम मेड है, वह माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बात सुनकर मंजू सोचने लगी कि कैसे भैया एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक झूठ का करारा जवाब न दिया तो मेरा नाम भी मंजू नहीं। एक दिन मंजू माँ का मन बहलाने के लिए अपने पूरे घर में टहला रही थी। मंजू अपने कमरे में अपनी माँ को लेकर गई तो मंजू के कमरे में लगी तस्वीरों को एक अनजान की तरह देखे जा रही थी। तभी अचानक से मंजू की माँ की नज़र मंजू और उसके भाई भाभी की साथ की तस्वीर पर गई तो जानकी जी कुछ असहज हो गई और सहमी हुई चिल्लाने लगी, मुझे इससे दूर ले जाओ। ऐसा कहते हुए वह गुस्से से तस्वीर को उठाकर फेंक देती है। मंजू समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। दूसरे दिन मंजू उन्हें पार्क में घुमाने ले गई। वहीं एक बेंच पर बैठकर मंजू अपनी माँ से अपनी पुरानी बातें बताने लगी, लेकिन उसकी माँ को कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर मंजू ने तय किया कि वह अपनी माँ को अपने पुश्तैनी मकान में लेकर जाएगी। जिस घर में उसकी माँ की जान बसती थी, वह घर माँ के लिए स्वर्ग होता था। शायद वहाँ जाकर माँ को कुछ याद आ जाए। जब मंजू अपनी माँ को लेकर पुश्तैनी घर पहुंची तो गांव की एक बुजुर्ग औरत वहां आई और बोली, जानकी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ।
वह बुजुर्ग औरत जानकी जी की पड़ोसन शारदा थी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? मंजू ने कहा तो शारदा जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और तुम दोनों यहाँ कब आई? बस आंटी जी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर शारदा जी बोली, बेटा जानकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं आंटी, वह जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया था लेकिन माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। मंजू ने कहा, अरे बेटी, तू इलाज की बात करती है, तेरे भाई भाभी तो माँ से कभी ढंग से बात नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे सामने आकर रोया करती थी। मैंने उससे बहुत बार कहा था कि एक एक बार यह सारी बातें मुझे बता दे, लेकिन तेरी माँ हमेशा कहती कि खामोखा मेरी बेटी भी परेशान हो जाएगी मुझे लेकर, इसलिए वह तुमसे कुछ नहीं कहती। तुम्हें मालूम है बेटी, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद अक्सर इस घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। एक दिन तो तुम्हारे भाई भाभी ने हद ही कर दी। तुम्हारी माँ को जान से मारने के लिए घर में ताला लगाकर 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे। इतने दिन वह बिना खाए पिए कैसे रहेगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उसे खाना दे आती थी। तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। यह सारी बातें सुनते ही मंजू के दुख का ठिकाना ना रहा और वह फूट फूट कर रोने लगी। शारदा जी ने उसके आंसू पोंछे और उससे अपने घर के अंदर आने को कहा तो मंजू खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आंटी, मैं माँ को उनके अपने पुश्तैनी घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आ जाए। तो शारदा जी बोली, बेटा अब ये घर तेरी माँ का नहीं रहा, यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी मंजू ने हैरानी से कहा, भैया ने यह मकान भी बेच दिया और मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? तो शारदा जी बोली, अरे बेटी, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वह तो जानकी को भी अपने साथ लेकर गए थे ना, फिर यह यहाँ कैसे? शारदा जी ने पूछा तो मंजू ने रोते हुए उन्हें यह सारी बातें बताई कि उसे उसकी माँ किस हालत में मिली और उसके बाद क्या क्या हुआ। सुधीर की करतूत सुनकर शारदा जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर मंजू बोली, ठीक है आंटी जी, मैं माँ को लेकर जाती हूँ। तभी शारदा जी बोली, बेटी, हमारी भी मदद की कोई ज़रूरत होगी तो बेझिझक हमें बता देना। कितनी जिंदा दिल हुआ करती थी मेरी सहेली जानकी, हरे बेचारी पर न जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। दुखी मन से मंजू अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बाद मंजू का भाई सुधीर भी अपनी पत्नी के साथ आ गया। अपने भाई के तुरंत आने पर ही मंजू ने अपनी माँ को एक कमरे में छुपा दिया। उसके बाद मंजू और दिनेश अपने भाई भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। 1 घंटे बाद सुधीर बोला, मंजू, पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो दिनेश ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, यह सब काम भी हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है? फिर मंजू ने कहा, हाँ भैया, जरा थोड़ी देर बैठकर खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो। तो सुधीर बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहाँ माँ अकेली हैं और मुझे उनकी चिंता हो रही है, हम उन्हीं के लिए परेशान नहीं हैं। फिर सुधीर की पत्नी जया बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को तो माँ जी की इतनी चिंता है कि उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान खुद रखते हैं। तभी मंजू बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी तो जायज़ है। एक काम करो, माँ को वीडियो कॉल करो,
उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वह ठीक ठाक हैं या नहीं। तभी सुधीर हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे भी माँ के दोपहर की दवा खाने का टाइम हो गया है और माँ दोपहर का दवा खाकर सो जाती हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने मेड से बात की थी तो उसने बताया कि माँ अभी सो रही हैं। मैं बात में बात करवा दूंगी। फिर मंजू बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की। चलो तुम्हारी यह चिंता मैं ही दूर कर देती हूँ। मैं खुद ही तुम्हें माँ से मिला देती हूँ। इतना सुनते ही सुधीर और उसकी पत्नी जया हैरानी से मंजू की ओर देखते रह गए। तभी दिनेश जानकी जी को कमरे से बाहर लेकर आया। उन्हें अपने सामने देखते ही सुधीर और जया के पसीने छूटने लगे। तो मंजू बोली, क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच गए? अरे भैया, माँ की एलआईसी तो सिर्फ एक बहाना था। आप दोनों को यहाँ और देखो, आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए। आप दोस्त के बारे में तो माँ ने हमें पहले ही बता दिया था और अब आप दोनों वापस अमेरिका नहीं जा पाएंगे। मंजू ने ऊंची आवाज में कहा। तो सुधीर कांपते हुए बोला, क्या कहा है माँ ने? तभी जया सहमे हुए बोली, लेकिन माँ यह सब तुम्हें कैसे बता सकती हैं? माँ की तो याददाश्त ही चली गई। तो मंजू ने कहा, अच्छा, इसका मतलब कि तुम मानते हो कि यह हमारी माँ है। तो फिर अब हम इस संवाद का भी खुलासा कर ही देते हैं कि तुमने अपनी ही माँ को ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया? इतना सुनते ही सुधीर की नजरें नीचे झुक गईं। फिर मंजू कड़कते स्वर में बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाते आए थे वह औरत कौन थी? आज तक तुम और भाभी मिलकर ऐसी कौन सी साजिश कर रहे थे जिसकी आवाज बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत भी हैं जिससे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ, लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें छोड़ दूं। फिर सुधीर ने कहा, मैं हमेशा से ही अमेरिका जाकर बना चाहता था और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं अमेरिका जाने के लिए पैसे जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद माँ की याददाश्त भी चली गई और हमने इसी बात का फायदा उठाया। अमेरिका जाने के लिए मैं मकान बेच दिया। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते माँ हमारे सर का बोझ बनती जा रही थी, इसलिए मकान के कागजों पर उनके दस्तखत करवाने के बाद हम लोग माँ को जान से मार देना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना कर पाए, इसलिए माँ को मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर मंजू बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को जरा सा भी डर नहीं लगा? अरे ये हमारी माँ हैं जिन्हें तुमने लावारिशों की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। एक दिन ऐसे ही वह भी यह दुनिया छोड़ चली जाती और तुम यही कहते कि मैंने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया है। अब तो घिन आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। और अब यह बताओ कि इतने दिनों से माँ की आवाज में मुझसे कौन बात कर रहा था? तो सुधीर बोला, दरअसल माँ की कुछ बातें मैंने पहले से रिकॉर्ड कर ली थी। उसी आवाज का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के जरिए ये सब काम किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर मंजू बोली, मुझे माफ कर देना भैया, अब तो मैं तुम दोनों को कभी वापस अमेरिका नहीं जाने दूंगी, क्योंकि पुलिस आ रही है और अब आप अपनी असली जगह जाओगे। इतनी बात सुनते ही सुधीर और जया वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी बाहर से पुलिस आकर उन्हें दबोच लेती है।
अपने भैया भाभी के साथ बात करते हुए मंजू ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। सब कुछ बताते हुए जब मंजू पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसकी मां जया की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाई, यही है वह औरत जो मेरे पति की कातिल है। इसने ही मेरे पति को मारा है। मंजू, इसी औरत ने तेरे पापा को जहर देकर जान से मार दिया था। इसी औरत ने तबाह किया है मेरा हंसता खेलता परिवार। कहते कहते जानकी जी रोने लगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर मंजू स्तब्ध रह गई। माँ, क्या भाभी ने पापा को मारा था? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे पापा, तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना हराम कर दिया था। यह लोग सारी संपत्ति हड़प कर अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन तेरे पापा जी जानते थे कि एक बार सब कुछ उनके नाम कर दिया तो यह लोग हमें सड़क पर ले जाएंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना सुनकर मंजू और दिनेश के तो होश ही उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके भैया इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। फिर जानकी जी बोली, बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उसकी लाठी में भी आवाज होती है। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को मारा था और देखो आज ये औरत खुद नरक में जा रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। तभी सुधीर माँ के पैर पकड़कर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बड़ी मुश्किल से अमेरिका में सेटल हो पाया हूँ। मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी जानकी जी ने एक जोरदार कर पर सुधीर को जड़ दिया। तुम्हारे गुनाहों की माफी नहीं है। तुमने जो किया है उस सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पुलिस ने सुधीर और जया को गिरफ्तार कर लिया। फिर मंजू अपनी माँ आते हुए बोली, माँ, आपको सब कुछ याद आ गया? तो जानकी जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भैया भाभी जब सारी बातें बता रहे थे तो वह सारा मंजर मेरी आंखों के सामने आ गए, जिससे मुझे सब कुछ याद आ गया। तभी मंजू मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए मंदिर चलते हैं भगवान का धन्यवाद करने के लिए। बच्चे अपनी नानी के साथ बहुत खुश लग रहे थे और अपनी नानी से कहानियां सुनने की जिद करने लगे। तो मंजू ने बोला, अभी अभी तो माँ ठीक हुई हैं और तुम लोग माँ को फिर से परेशान करने लगे। चलो जाओ, अभी तुम लोग अपनी पढ़ाई करो। रात के समय नानी से ढेर सारी कहानियां सुनना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप लोग ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।